मार्केट के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं अमित गोयल सर, जो कि को फाउंडर हैं पेस 360 के। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मनी नाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो अमित सर, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बाजार को अगर देखा जाए तो ओवरऑल अक्टूबर देखें शानदार रहा। हालांकि लास्ट वीक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि एक तो आज और इस पूरे महीने बाजार की चाल सर कैसी रहने वाली है? किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? मेरा जो सिमरन, मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव है नवंबर को लेके। मुझे लगता है कि नवंबर का मंथ जो है वो अच्छा मंथ जाना चाहिए। और जो हमने लास्ट वीक में जो हमने मुनाफा वसूली देखी अक्टूबर के, जी। वो आप कह सकते हैं कि चूंकि बाजार काफी ज्यादा जो है वो 2-3 हफ्ते में बढ़ गया था, तो उसका एक नेसेसरी करेक्शन जो है वो हो चुका है। और मुझे नवंबर का मंथ पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है बाय एंड लार्ज रिजल्ट सीजन भी अब 75-80% रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है इस क्वार्टर का। एंड बाय एंड लार्ज रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे उतरे हैं, बल्कि कुछ कंपनियों ने बीट किया है, थोड़ी सी कंपनियों ने मिस भी किया है, मगर ओवरऑल रिजल्ट सीजन अच्छा रहा है। और अक्टूबर के जो आंकड़े आ रहे हैं गाड़ियों की सेल के, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल सभी बहुत अच्छे हैं। एंड आई थिंक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जो है, जहां तक हमारे पास जो मार्केट से रिपोर्ट्स हैं, वो भी अच्छे आंकड़े ही आने वाले हैं। और प्लस जो है यूएस में जो है हम एक उनके फेस्टिव सीजन की तरह बढ़ रहे हैं। थैंक्स गिविंग जो है वो नवंबर में ही पड़ता है। एंड यूएस मार्केट्स भी जो हैं वो काफी सॉलिड लग रहे हैं। सो आई थिंक कुल मिला के ग्लोबल और इंडिया का जो इस टाइम जो एक लैंडस्केप है, जो एक बैकड्रॉप है, वो फेवरेबल है। मुझे लगता है कि मार्केट्स में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं होना चाहिए, और नवंबर एंड तक आते आते मार्केट यहाँ से ऊपर होनी चाहिए, ठीक ठाक ऊपर होनी चाहिए। एंड प्लस ऑफ कोर्स एक जो कैरेट है वो ये है कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील जो है वो नवंबर के मंथ में कंज्यूमेट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और अगर वो होता है तो मार्केट को एक और बहुत अच्छा फिलिप मिल सकता है। ओके, तो सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या देख रहे हैं सर आप? क्या हो सकता है सपोर्ट बाजार के लिए? देखिए, जो सपोर्ट है सिमरन, वो मुझे लगता है कि 25,500-600 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अगर मैं निफ्टी की बात करूं। एंड आई थिंक वो एक सपोर्ट, मुझे नहीं लगता कि मार्केट उसको वायलेट करेगा। और अगर उसको वायलेट नहीं करता है तो वहां से मुझे लगता है कि निफ्टी में हमें 1,001 पॉइंट की तेजी की उम्मीद की जा सकती है नवंबर के मंथ के लिए। और वही मेरा बेस केस है। एंड आई थिंक बैंक निफ्टी भी जो है ओवरऑल मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो ये बात जरूर है कि ऑटो सेक्टर ने इस बार सबसे पहले जो मार्केट के जो बॉटम लगे थे अगस्त में, वो ऑटो सेक्टर के ही लगे थे। और जी। फिर 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था जीएसटी को लेके, और उसके बाद फिर ऑटो में एक बहुत बड़ी रैली बनी थी। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में चूंकि एक बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी बन चुकी है अगस्त से लेके अक्टूबर तक, तो ये हो सकता है कि ऑटो सेक्टर थोड़ा साइडवेज हो जाए। मगर मुझे लगता है कि बाकी सेक्टर्स में एनफ बाइंग होनी चाहिए, जो कि मार्केट को प्रोपेल कर देगा टुवर्ड्स न्यू हाइस। ओके, तो बाकी सेक्टर्स में सर कौन से सेक्टर्स देख रहे हैं आप जिनमें पोटेंशियल है नवंबर में, या फिर हम कहें कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर Q3 के रिजल्ट तक, जिनमें अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है? आई थिंक मुझे बैंकिंग अभी भी अच्छा लग रहा है काफी। और मुझे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल एंड गैस पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि इन सेक्टर्स ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है। पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस ने पिछले एक हफ्ते में बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म किया है। आई थिंक ब्रॉडर फाइनेंशियल बीएफएसआई सेक्टर पूरा ही जो है वो जिसकी की सबसे बड़ी वेटेज है, ऑलमोस्ट 37-38%, आई थिंक वो अच्छा करेगा। एंड एफएमसीजी में भी थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले अभी अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट प्ले भी अभी
फिलहाल तो ठीक चल रहा है, हालांकि मैं वहां पे लॉन्ग टर्म बहुत बेयरिश हूँ। मगर मुझे लगता है कि कुल मिलाकर नवंबर का मंथ जो है एक अच्छा मंथ जाना चाहिए, जहां पे कुछ सेक्टर्स हो सकता है कि साइडवेज हो जाएं, मगर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है यहाँ से कोई गिर जाएगा ज्यादा। तो आई थिंक जो वर्स्ट केस है वो ये है कि कुछ सेक्टर्स जो है वो साइडवेज रह सकते हैं, मगर डेफिनेटली कई और सेक्टर्स में हमें इतनी बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है कि वो निफ्टी को 3-4% का जो है वो एक जंप देने में सक्षम होंगे। ओके, तो सर इस वक्त आप वैसे बाज़ार में एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशनिंग कैसी देख रहे हैं सर? कि क्या बाज़ार के लिए एफआईआईज सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, या फिर कहीं ना कहीं ये प्रेशर इसमें भी बनता हुआ नज़र आ रहा है सर? देखिए, पिछले 2-3 दिनों में तो प्रेशर बना है। अगर हम पिछले 3 दिनों की अगर हम फिगर्स देखें तो एफआईआई ने काफी बिकवाली की है। मैं समझता हूँ कि उसका एक कारण आईपीओ कैलेंडर भी है, क्योंकि आईपीओ कैलेंडर बहुत ही ज्यादा बिजी है और जी। वहाँ पे कुछ अच्छी कंपनियों के इश्यूज आ रहे हैं। तो शायद एफआईआई सेकेंडरी मार्केट से सेल करके उस पैसे को आईपीओ मार्केट में डाइवर्ट कर रहे हैं। मगर मेरा मानना है कि एफआईआई की कोई बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं होगी आने वाले 3-4 हफ्तों में, और डीआईआई की खरीदारी लगातार चलती रहेगी। एंड आई थिंक एच एन आईज रिटेल उनकी भी जो है वो बाइंग होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स अपना जो है कुछ बफर लेके चल ही रहे हैं काफी। तो अगर जरूरत पड़े तो वो भी अभी काफी उनके पास बफर्स हैं, ड्राई पाउडर है मार्केट में खरीदारी करने के लिए। सीजनली भी जो है नवंबर एक अच्छा मंथ रहता है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड इक्विटीज के लिए भी। तो आई थिंक ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव रहने की मुझे उम्मीद दिख रही है नवंबर के महीने में। ओके, तो सर आपने जैसा कि जिक्र किया कि नवंबर का महीना जो है बाज़ार के लिए अच्छा रहता है। पिछले अगर 10 साल की हम बात करें 2015 से लेकर 2024 तक, तो नवंबर का महीना जो है वो मिले जुले रिस्पॉन्सेज यहाँ पर देखने को मिले हैं। पिछले 10 साल में 5 साल ऐसे रहे हैं, 5 मौके ऐसे रहे हैं जब नवंबर के अंदर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है, मतलब नेगेटिव रिटर्न बाजार ने दिए हैं। और 5 साल ऐसे रहे हैं, 5 मौके ऐसे रहे हैं जब नवंबर के अंदर बाजार ने रिटर्न जो हैं वो पॉजिटिव दिए हैं। तो सर पहले, जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि इस बार नवंबर को लेकर आप पॉजिटिव हैं, आपको लग रहा है कि नवंबर अच्छा रहने वाला बाजार के लिहाज से? जी, बिल्कुल सिमरन। और अगर आप 10 के अलावा अगर आप पिछले 20-25 साल का भी डेटा देखेंगे तो आमतौर पे नवंबर अच्छा महीना रहा है। और जो साइज ऑफ द गेन्स हैं वो ज्यादा रहते हैं नवंबर में कंपेयर टू साइज ऑफ द फॉल्स के। तो अगर मार्केट बढ़ता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अच्छा बढ़ सकता है, जबकि अगर नॉर्मली नवंबर में अगर कुछ सालों में जो बाजार गिरा भी है तो कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। सो मैं समझता हूँ कि सीजनल फैक्टर्स, रिजल्ट सीजन, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और आपका यूएस इंडिया ट्रेड डील, करंट स्टेट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, आरबीआई की दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज में जो मीटिंग होनी है जहां पे रेट कट की अटकलें लगाई जा रही हैं, उसको देखते हुए तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव ज्यादा हैं और नेगेटिव कम है। ओके, ठीक है सर। एक सवाल सर मेरा आपसे और रहेगा कि क्या अ, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है और जो कॉरपोरेट अर्निंग्स इस वक्त हम देख रहे हैं सर, तो क्या ये दोनों निफ्टी को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट देंगी सर? जी, मुझे देखिए, मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बेयरिश हूँ सिमरन। ओके। और उसके लिए कुछ अलग फैक्टर्स हैं। मुझे लग रहा है कि हमारा हाउस व्यू ही 2026 तक यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा। हमें लग रहा है कि 2026 तक टेक बबल बर्स्ट हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा बबल है और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म में काफी बेयरिश हूँ। अगला 1 साल, अगला 2 साल भी मैं बेयरिश हूँ। मगर ये शॉर्ट टर्म जो है वो अभी नियर टर्म पॉजिटिव दिख रहा है, बट मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म आई एम बेयरिश। ओके, तो नियर टू मीडियम टर्म सर बुलिश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सर फिलहाल यहाँ पर
बियरिश जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया। तो चलिए सर, मार्केट पर हम आगे लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं, हमारे जो दर्शकों के लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं, लाइव हमारे पास सवाल आ रहे हैं सर, वो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, अगर आप अपना कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। इसके अलावा आप money9query@tv9.com पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के जरिए भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल में अपना पूरा नाम लिखें, सवाल को थोड़ा डिटेल में लिखें, अपनी एज लिखें, शहर का नाम और हाँ मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि आप लाइव हमारे एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर सवाल पूछ सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो ये भी आपके पास इस वक्त मौका है मनी9 के प्राइम मेंबर बनने का। मनी9 के आप प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ये प्लान्स चूज कर सकते हैं और जो जो फैसिलिटीज़ आपको इनमें मिलने वाली हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब एक एक करके अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन सब की जो क्वेरीज़ हैं, जो उनके सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन है, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। तो चलिए, पहला सवाल हमारे पास आया है ज्योतिन दवे जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास न्यूलैंड लैब के शेयर्स हैं 17,102 रुपये, इनका बाइंग प्राइस है सर। इसमें आपका क्या सजेशन रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी बनाकर इसमें चल सकते हैं सर? देखिए, न्यूलैंड लेबोरेटरी एक अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटल्स जो हैं स्टॉक के अच्छे हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि फार्मा सेक्टर में ओवरऑल जो है वो वैल्यूएशन स्टीप हैं। एंड न्यूलैंड लेबोरेटरी के भी जो हैं वो वैल्यूएशंस मुझे थोड़े स्टीप लगते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर एक रैली बनती है आने वाले 4-5 हफ्तों में, तो वो शायद एक कुछ पोजीशन को जो है वो प्रून डाउन करना जो है वो शायद बेहतर होगा। ओके, ठीक है सर। अच्छा सर, आपने जैसे फंडामेंटली अभी बात करी, तो कोई इन्वेस्टर कहीं पैसा लगा रहा है किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में, तो क्या वो पहले फंडामेंटल्स कंपनी के चेक करे या फिर टेक्निकलिटी वो देखे, टेक्निकल चार्ट्स देखे वो? नहीं, मुझे लगता है पहले फंडामेंटल्स ही देखने चाहिए, और पर्टिकुलरली जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट, उनका P&L, इंडस्ट्री में पोजीशन, फार्मा सेक्टर में अगर कंपनी है तो उनका जो है वो पाइपलाइन कैसा है, उनके अगेंस्ट कोई FDA या डोमेस्टिक अथॉरिटीज़ के कोई ऑब्जर्वेशंस हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही फिर आपको टेक्निकल फैक्टर्स पे जाना चाहिए। मगर टेक्निकल फैक्टर्स अगर पॉजिटिव भी हों, अगर फंडामेंटल्स ही अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो स्टॉक हम कभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो इसलिए पहले फंडामेंटल्स एंड देन टेक्निकल्स। ओके, तो सर जैसा कि आपने कहा कि न्यूलैंड लैब के जो थोड़ी वैल्यूएशन है फिलहाल, वो कहीं ना कहीं स्टीप नज़र आ रही है, हाई नज़र आ रही है। इसके अलावा सर, अगर इसके अलावा कोई आप फार्मा सेक्टर का ही रेकमेंड करना चाहें, कोई शेयर जो हमारे व्यूअर जो सुन रहे हैं वो अगर नया पैसा लगाना चाहते हैं, नया दाव लगाना चाहते हैं, तो कहाँ, किस कंपनी में लगा सकते हैं सर? मुझे लगता है अगर मैं वैल्यू प्ले की बात करूं तो मुझे जो कुछ स्टॉक्स ने जिन्होंने ओवरऑल थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, जैसे डॉक्टर रेड्डी हैं और सिप्ला हैं, मुझे लगता है कि वो बेटर बेट हैं रादर देन मेनी अदर्स जहां पे की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा रिच है। ओके, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला यहाँ पर अमित सर को अच्छे नज़र आ रहे हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार जी, इनका सवाल आया सर कि तमिलनाडु पेट्रो, इसमें क्या करें? इन्होंने 126 रुपये 68 पैसे के भाव पर ये शेयर लिया है और ये स्टॉप लॉस और टारगेट ये जानना चाहते हैं सर, अगर आप यहाँ बता सकें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इनका जो प्रॉफिट टारगेट है वो होना चाहिए तकरीबन 134-135। ये एक अच्छा लेवल रह सकता है हमें जो है वो स्टॉक को बेच के निकलने के लिए। और स्टॉप लॉस लेवल जो है मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं 122-123 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जिससे कि
अगर उनको बेचना भी पड़े तो कोई उनको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है नवंबर में, और शायद वो अपने 133, 134, 135 के लेवल्स तक शायद जा सकता है। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल आयुष नीरज जी का, ये मनी नाइन के मेंबर हैं। ये सर कह रहे हैं कि इन्हें सजेस्ट कीजिए ई पैक पी फैप टेक, इनके पास शेयर्स हैं सर 267 रुपीज़ पर इनकी बाइंग है। इसमें ये क्या करना चाहिए इनको सर? ई पैक प्री फैप टेक्नोलॉजीज। जी, तो देखिए प्रीफैब टेक का जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, आईपीओ शायद 204 के करीब आया था। और स्टॉक जो है वो बीचे जब लिस्टिंग हुई थी तो वो एक बार गिर गया था, मगर वहां से बहुत अच्छी जो है बाइंग आई है, और अब 273 का प्राइस है। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, मगर 285 टू 290 ये कुछ अच्छे लेवल हो सकते हैं। जिसके पास भी अगर स्टॉक है तो बेचने के लिए, और अगर किसी को खरीदना है और तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी तेजी से जो है पिछले 3 हफ्तों में बढ़ा है। तो मुझे लगता है अभी खरीदने के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। ओके, तो खरीदने के लिए फ़िलहाल इस शेयर में थोड़ा सा वेट करना होगा। सिद्धार्थ नाथ जी, ये भी मनी नाइन के मेंबर हैं सर। इनका सवाल आया है कि ये नेटवेब बाय करना चाहते हैं, बाइंग लेवल, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं सर आपसे। नेट वेब जो है, देखिए ये एआई प्ले से जो है जुड़ा हुआ है, और कंपनी इस स्टॉक ने काफी अच्छा किया है। एंड काफी जो है वो पॉजिटिव न्यूज में भी रहा है, बिकॉज ऑफ एआई एंड डेटा सेंटर्स, जो कि सभी को मालूम है कि आने वाले 2-3 साल में बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पे निवेश होने वाला है। तो नेटवेब उसी सीरीज का जो है एक पार्ट है। तो मुझे लगता है कि एआई और डेटा सेंटर स्टोरी अभी वैसे तो आने वाले 2-3 सालों में बहुत एक्शन होना है, मगर स्टॉक चूंकि ज्यादातर यहाँ पे काफी ऑलरेडी ओवर वैल्यू हो चुके हैं, और आने वाले 3 से लेके 5 साल की ग्रोथ शायद ऑलरेडी डिस्काउंट उनमें हो चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ पे अभी जो है हमें खरीदारी और नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर रैली अगर कुछ आती है और ये शेयर अगर 4200-4300 के रेंज में जाता है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा वहां पे सेल हो सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया सर, ये पूछ रहे हैं कि एमएसटीसी लिमिटेड, इस पर ये आपका व्यू जानना चाहते हैं। बाइंग प्राइस है इनका 558 रुपीज़, 700 शेयर्स हैं इनके पास। अब ये वेट कर रहे हैं 590 के टारगेट की सर। तो आपको लगता है कि 590 का टारगेट यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिल सकता है? और नियर टर्म में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि 590 का टारगेट जल्दी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद जो है वो टारगेट को प्रून डाउन करके 575 के करीब जो है अगर हम टारगेट रखेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज वरना ऐसा ना हो कि हमने हायर टारगेट रखा और वो उससे नीचे रहते हुए फिर उसके बाद फर्दर डाउन ही आ जाए। तो मुझे लगता है एक रीजनेबल टारगेट 575 रहना चाहिए, जहाँ पे कि हम थोड़ा सा इसको प्रॉफिट बुकिंग की, या हम जो है वो पोजीशन को थोड़ा हल्का करने की सलाह दे सकते हैं। ओके, तो 575 के अराउंड इसका एक टारगेट रहना चाहिए, जैसा कि अमित सर ने यहाँ पर सजेस्ट किया एमएसटीसी लिमिटेड का। अगला सवाल हर्षित आहलूवालिया जी, ये भी मनी नाइन के मेंबर हैं सर। इनका सवाल ये है कि 3 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई एक शेयर बता दीजिए सर, 1 से 2 महीने का इनका होराइजन है, टाइम होराइजन सर। तो ये 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं सर। देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी ईटीएफ जो है वो खरीदना इस टाइम ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि रीजनेबली वैल्यूड है, लार्ज कैप्स में बाइंग आने की पूरी उम्मीद दिख रही है, और रिलायंस और बैंकिंग जो है वो उसके ड्राइवर्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी ईटीएफ को अगर आप खरीदें तो आप सेफ भी रहेंगे,
और आप जो है अगले महीने 1.5 महीने में आपको एक रीजनेबली ठीक ठाक एक प्रॉफिट बुकिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाते हैं तो वहां पे अपसाइड तो ज्यादा हो सकता है, मगर एट द सेम टाइम डाउन साइड भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए रिस्क रिटर्न दोनों को देखते हुए मुझे लगता है कि निफ्टी को खरीदना जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो हर्षित जी, निफ्टी ईटीएफ जैसा कि अमित सर ने सजेस्ट किया, निफ्टी ईटीएफ को खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा अगले 1 से 2 महीने का, अगर आपका नज़रिया है तो। अमित सर, अगर कोई गोल्ड, सिल्वर या फिर मार्केट में पैसा लगाए, इक्विटी मार्केट में, तो आप किस में रेकमेंड करेंगे सर? क्या गोल्ड सिल्वर आपको लग रहा है कि इस वक्त सही समय है इसमें पैसा लगाने का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गोल्ड सिल्वर में लगाने का सही समय है, और उसकी वजह यह है कि इनमें एक बहुत बड़ी ब्लोआउट रैली आई है जुलाई और अक्टूबर के बीच में। और वो रैली अभी तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले ही पीक आउट की है। तो जी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको नीचे के दाम मिलने चाहिए आने वाले कुछ महीनों में। तो वहीं पे आपको अपनी बाइंग करनी चाहिए। अभी बाइंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्टीप लेवल्स हैं। अभी अगर हम स्टॉक्स में, अगर हम लोग जो है सही स्टॉक्स में अगर हम बाइंग करें, ब्लू चिप्स में, लार्ज कैप्स में, इन दी पॉजिटिव सेक्टर्स जैसे ऑयल एंड गैस एंड जी। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट जो है वो जल्दी मिलना चाहिए, ठीक ठाक प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, और प्लस जो है वो डाउनसाइड जो है वो बहुत ही कम होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी। तो हर लिहाज से मुझे लगता है कि सेफ बेट है, और अपसाइड पोटेंशियल्स काफी है कंपेयर टू दी डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सर बाज़ार में जिस तरीके का इस वक्त माहौल है, अक्टूबर अच्छा खासा रहा, लास्ट वीक को अगर छोड़ दें तो नवंबर की शुरुआत हो गई है। इस वक्त जो बाज़ार का माहौल है सर, क्या इसमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए या फिर सेक्टर स्पेसिफिक होकर चलना चाहिए सर? आई थिंक आप सेक्टर भी खरीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनको भी खरीदा जा सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक में मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो उस इंडस्ट्री के जो टॉप के जो 2 प्लेयर हैं उन्हीं में से एक को खरीदिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कोई बहुत लंबी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर लंबी रैली एक्सपेक्ट करते हैं तो अक्सर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर के प्लेयर्स हैं वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग केवल ब्लू चिप्स और लार्ज कैप में रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टिक टू दी ब्लू चिप्स, लार्ज कैप्स, सेक्टर के पहला या दूसरा जो प्लेयर है, स्टिक टू देम, एंड स्टिक टू सेक्टर्स जहाँ पे कि अभी अर्निंग मोमेंटम भी है, और टेक्निकली भी जो है वो अच्छे दिख रहे हैं, लाइक बैंकिंग एंड ऑयल एंड गैस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ज्यादा रिस्क रिटर्न दोनों को देखते हुए शायद ज्यादा एक अच्छी बेट होनी चाहिए। ओके, ठीक है सर। चलिए, सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं, सुनील बिष्ट जी का है सर। सुनील बिष्ट जी पूछ रहे हैं कि अडानी पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से प्राइस पर यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए अडानी पावर में, लॉन्ग टर्म इनका व्यू है सर। देखिए, मैं अडानी पावर पे ज्यादा बुलिश नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अ, अडानी पावर वाइल कंपनी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही है, और काफी अच्छे से ग्रो भी कर रही है, मगर वैल्यूएशन को देखते हुए और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए मेरा अभी पावर सेक्टर पे उतना ज्यादा रुझान नहीं है। पावर जनरेशन पे, जो पावर ग्रिड वगैरह है वहां पे जो है मुझे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है बजाय कि पावर जनरेशन में या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दैट इज वाई मैं अभी मैं अडानी पावर पे बाइंग की सलाह मैं नहीं दे। ओके, अडानी पावर पर फिलहाल बाइंग की सलाह अमित सर की नहीं है। सर, अडानी ग्रुप में कोई और शेयर आपको नज़र आता है जिसमें पोटेंशियल है अच्छा खासा, अच्छे खासी ग्रोथ की? आई थिंक उनका जो बेस्ट स्टॉक है वो अडानी पोर्ट्स है, और ओके। वहां पे भी वैल्यूएशन तो स्टीप है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इतनी रोबस्ट होने वाली है कि शायद वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर जाए। तो आई थिंक नियर टर्म के लिए अडानी पोर्ट्स को खरीदा जा सकता है। अदानी पोर्ट्स को नियर टर्म के लिए ख़रीदा जा सकता है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास आया है असगर अंसारी जी का। असगर जी पूछ रहे हैं सर कि इनके पास पिछले एक महीने से मोरपेन लैब्स के 1,000 शेयर्स हैं, 52 रुपये के आसपास इनकी खरीदारी है सर। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 साल के लिए होल्ड कर लें तो क्या कुछ फ़ायदा इनको हो सकता है, कुछ उम्मीद है मोरपेन लैब्स में? देखिए, मोरपन लैब को मैं पिछले 20-25 साल से मैं इस कंपनी को और स्टॉक को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ। काफी अनप्रिडिक्टेबल कंपनी रहती है ये। तो मैं इसमें निवेश की सलाह नहीं दे पाऊंगा, और मुझे लगता है कि प्रॉबेबली जो है वो अगर किसी के पास है तो यहाँ पे बेच के निकलने में कोई बुराई नहीं लगती, और हम इसकी जगह कोई और स्टॉक खरीद सकते हैं। मगर मोरपन लैब काफी एक अनरिलायबल इन्वेस्टमेंट रहा है। तो इसलिए मैं जो है वहाँ पे मैनेजमेंट की क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंसिस्टेंसी, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं उस पे सेल की सलाह दूंगा बजाय की बाय के।